भारत में आतंकवादियों के और तस्करों के हाथों में कैसे वाहन आते हैं, किस प्रक्रिया से वाहन उनके हाथों में आते हैं अवैध रूप से, इसका पर्दाफाश इंदौर से एक ऐसी कंपनी ने किया, उसी के दस्तावेजों ने किया। और उससे ये साबित होता है कि देश में किस तरीके से वाहन कंपनियां काला धन पैदा करवाती हैं और काला धन तो पैदा करवाती हैं, साथ ही साथ राजस्व घात पहुंचाती हैं और तीसरी चीज आतंकवादियों के हाथ में वाहन पहुंचाती है। इसके लिए जिम्मेदार देश की वाहन कंपनियां भी हैं, जो नए वाहन तो दे देती हैं एक्सचेंज में, उसके बाद पुराने वाहन जो रहते हैं, जो एक्सचेंज में अपने पास रखे जाते हैं, उसका किस प्रकार से काला धन वो बनने में सहयोग करते हैं वो वाहन, इसकी पुष्टि एक ऐसा प्रकरण कर रहा है जो कि आरटीआई कार्यकर्ता को मिला। यहाँ पर इंदौर की एक कंपनी, वो कहती है पटेल मोटर्स, उसका नाम है पटेल मोटर्स, ट्रू वैल्यू करके कंपनी है। उसने दिनांक 18/5/2016 को एक वाहन एक्सचेंज ऑफर में लिया और उस एक्सचेंज ऑफर में कंपनी ने उस वाहन को पार्टी से खरीदा और उसके बदले में नई गाड़ी दे दी गई। एक्सचेंज ऑफर में गाड़ी एक्सचेंज ऑफर में दी गई और पुरानी गाड़ी ली गई पटेल मोटर्स द्वारा। ये इसके प्रमाण है। पटेल मोटर्स ने इसको खरीदा, उसके बाद पटेल मोटर्स ने राजस्व घात पहुंचाने के उद्देश्य से विक्रेता बन के फिर एक नया क्रेता खड़ा किया और उस नए क्रेता ने, देखिए, उसने पटेल मोटर्स ने इस क्रेता को 18/5/2016 को गाड़ी दी, 30,000 रुपये में गेट पास भी दे दिया और सौदा चिट्ठी में वो कह रहा है कि वो गाड़ी देगा 19/5/2016 को पेमेंट कर देगा, जबकि गेट पास से गाड़ी पार हुई 18/5/2016 को और क्रेता कहता है कि 19/5/16 को मैं अदा कर दूंगा बकाया पैसा 11,000 रुपये, लेकिन वो पैसा वो नहीं चुका पाता है और गाड़ी लेके भाग जाता है। फिर वो एक और नए क्रेता को ढूंढता है और उससे एडवांस राशि लेके 24/7/2016 को 11,000 रुपये जमा करता है। फिर भी देखिए कितना राजस्व घात, 3 आदमियों के हाथों में कार गुजर गई और 3 आदमियों के हाथों से जब कार गुजरी, नए क्रेता बने, तो इसका राजस्व घात, इसका ट्रांसफर, ये सब कौन खा गया? देखिए, साथ में ये जिस आदमी की ये पुरानी कार थी वो एक प्रतिष्ठित एडीओपी है, इंदौर में एडीओपी के रूप में काम कर रहे हैं और इनका नाम है शर्मा, बी शर्मा। देखिए, इनका नाम है बी शर्मा और ये नाम लिखते हैं अपना बीजी शर्मा एडीओपी, सन ऑफ डीपी शर्मा, 13 MTH कंपाउंड महिला थाने के पास रहते हैं। इन्होंने पुरानी गाड़ी बदल के नई गाड़ी ली और ये पुरानी गाड़ी को बेचा पटेल मोटर्स को। पटेल मोटर्स फिर बेचा नीमच के किसी हेमंत कुमार को। हेमंत कुमार ने बिना ट्रांसफर कराए फिर गाड़ी बेची किसी एक महिला आरटीआई कार्यकर्ता गरिमा भट्ट को। यह आरटीआई कार्यकर्ता है गरिमा भट्ट और केंद्र सरकार की संस्थाओं में संचालक है। फिर इन्होंने बीड़ा उठाया कि क्यों ना मैं राजस्व घात और ऐसी प्रक्रियाओं का खुलासा करूं, पर्दाफाश करूं। उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी इस महिला की, जिन्होंने इस राजस्व घात के साथ साथ देश को काला धन पैदा कर रही जो सिस्टम है उसका खुलासा किया और साथ ही साथ आतंकवादियों को और तस्करों को किस तरीके से वाहन बेचा जाता है उसका भी खुलासा किया। आज स्थिति ये है कि देश की जो कंपनियां हैं, जो नई कंपनी कार बनाती हैं, वो ऐसी प्रक्रियाएं क्यों संचालित करती हैं? उसको काटा क्यों नहीं जाता? उसको स्क्रैप क्यों नहीं किया जाता? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी हाई कोर्ट, देश का सुप्रीम कोर्ट है, उनकी जितनी भी रूलिंग है उन सबको समाप्त कर डाला। देखिए, देश के सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो वाहन काटने के लिए है तो वो काटा जाएगा, स्क्रैप के लिए वो होता है, उसको बेचा दोबारा नहीं जाएगा। एक्सचेंज ऑफर में भी ये नहीं रहता है, वो एक्सचेंज ऑफर में भी शर्त रहती है कि इस गाड़ी को काटा जाएगा, जबकि इसके वाहन को चलाया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है, राजस्व घात पहुंचाई जाती है और साथ ही साथ आतंकवादियों और तस्करों के हाथों में ये कारें इस तरीके से वाहन पहुंचाई जाती हैं। और इसके संपूर्ण जिम्मेदार जो रहते हैं वो जिले के परिवहन अधिकारी रहते हैं। देखिए, आज जो विडंबना हुई इस पूरी प्रक्रिया में,
4 लोगों के बीच से जब ये वाहन गुजरा, उसके बाद ये ट्रांसफ़र होने के लिए गाड़ी, जब ट्रांसफ़र के कागज बनाए गए तब देखिए ये गाड़ी ट्रांसफ़र हुई, इसका जो नो ड्यूज था वो 5/9/2016 का हुआ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और जब ये कॉपी भेजी गई ट्रांसफ़र के लिए तो यहाँ पे ब्लैंक है। देखिए आरटीओ भी जिम्मेदार है, नीमच जिले का आरटीओ क्या इसको रजिस्टर्ड करेगा? ये इंदौर जिले के आरटीओ ने दिनांक 5/9/2016 को ब्लैंक कागज के द्वारा राजस्व घात बचाने के लिए उसने इस तरीके की प्रक्रिया संचालित की। और अब विचारणीय प्रश्न है, क्या नीमच का आरटीओ भी इसको रजिस्टर्ड करेगा, जबकि उसके पास किसी भी प्रकार के शपथ पत्र नहीं है महिला के? तो ये क्या कहना चाहते हैं? तो क्या देश में इसी तरीके से प्रक्रिया संचालित होंगी? क्या तस्कर इसी प्रकार का फायदा उठाते हैं? क्या आतंकवादी इसी प्रकार वाहनों को क्रय करते हैं, दुरुपयोग करते हैं? और ये सब इसके जिम्मेदार होते कौन हैं? इसके जिम्मेदार होते हैं देश की प्रतिष्ठित कंपनियां। ये कार जो थी, पुरानी कार थी सेंट्रो का मैन्युफैक्चरर कंपनी है हुंडई। जब हुंडई ने अपनी कार को काटा तो उसका अर्थ क्या हुआ कि ये गाड़ी रोड पे नहीं आनी चाहिए थी, स्क्रैप में जानी थी। और उसके बाद ये पटेल मोटर्स, जिसका डीलरशिप है मारुति मोटर्स की, दिल्ली से जो कंपनी है, गुड़गांव की कंपनी है, उसने उनको भी धोखा दिया और फिर उसने उसके बदले में मारुति मोटर्स की कार दे दी। लेकिन उसने भी नहीं काटी इस गाड़ी को और वो विक्रेता बन गया। विक्रेता बनने के बाद फिर उसने एक और नया क्रेता ढूंढा और उस नए क्रेता ने फिर भी वो विक्रेता बन के, ऐसे 4 बार ये गाड़ी बिकी। और 4 बार बिकने के बाद अगर ये आज महिला हिम्मत करे, महिला अगर इस अपने उसका दुरुपयोग करे अधिकारों का, तो वो भी किसी आतंकवादी और तस्कर को बेच सकती है। ये महिला की साहस की कहानी है। एक ऐसी महिला जो आरटीआई कार्य करता है, इसने देश में काला धन कैसे पैदा होता है वाहनों के द्वारा। क्या भारत का आयकर विभाग, क्या भारत की जो जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई, सीआईडी, जितनी भी एजेंसियां हैं, तमाम एजेंसियां, वो इस प्रक्रिया का खुलासा होने के बाद छापे डालेगी, ऐसी प्रक्रियाओं को रोकेगी? क्या देश का सुप्रीम कोर्ट ऐसी प्रक्रियाओं को रोकने का साहस करेगा? और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अंदर जो लोकायुक्त बैठा है, वो आरटीओ द्वारा जो राजस्व घात पहुंचाया जा रहा है राज्य शासन को, वो इन सब पे कार्रवाई करेगा, इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई संचालित करेगा? नीमच जिला और इंदौर जिले के जो आरटीओ अधिकारी थे, उन्होंने कैसे ब्लैंक कागजों को मान्य किया? ये लोकायुक्त में जांच का विषय है। क्या आर्थिक अपराध, राज्य आर्थिक अपराध इसको करेगा या प्रदेश का सीआईडी इसकी जांच करेगा? ये सब विषय है।